Hello bachcho, let's see this question. The question says a resistor, capacitor, switch and ideal battery are in series. Originally the capacitor is uncharged, the switch is then closed allowing current of flow. While the current is flowing, the potential difference across the resistor is option given है option A increasing, option B decreasing, option C fixed, option D first increase then decrease. तो हमें एक रजिस्टर गिवन है ऐसे कुछ एंड कैपेसिटर गिवन है और उसे एक स्विच एस के साथ सीरीज में कनेक्ट किया गया है और फर्दर एक बैटरी है। ऐसी कुछ हमारी सर्किट सीरीज में गिवन है कंप्लीट। तो यहाँ पर स्विच को एस, बैटरी को मैं बी बोल देता हूँ, कैपेसिटर को सी एंड रजिस्टर को आर बोल देता हूँ। अब ऐसी कंडीशन गिवन है जब ये स्विच क्लोज होगी तब रजिस्टर के अक्रॉस कितना वोल्टेज ड्रॉप होगा वो हमें फाइंड करना है। मान लो ये पॉइंट था ए, ये पॉइंट था बी एंड जो ये वाला पॉइंट था वो था डी पॉइंट। तो जो ए बी पॉइंट के बीच में जो वोल्टेज ड्रॉप है वो हमें फाइंड करना है। जो ये रजिस्टर है वो मान लो कि वी आर जितना वोल्टेज ड्रॉप कर रहा है एंड कैपेसिटर के अक्रॉस बी एंड डी पॉइंट के अक्रॉस जो वोल्टेज ड्रॉप हो रहा है वो है वीसी। तो हम इस प्रॉब्लम में जो कि कंसेप्ट यूज करने वाले हैं वो होगा किरचॉफ वोल्टेज लॉ। वो क्या गिवन होता है कि समेशन ऑफ टोटल वोल्टेज सिस्टम में जितने भी वोल्टेज है उसका सम कर लो, आई इज इक्वल टू वन से एन तक, वो ऑलवेज इक्वल टू जीरो मिलेगा। इसे हम एनर्जी कंजर्वेशन लॉ भी बोल देते हैं कभी कभार। तो ये है किरचॉफ वोल्टेज लॉ, इसका हम यूज करने वाले हैं। तो इस फिगर को हम फर्दर सोल्व करते हैं तो हमारे पास किरचॉफ वोल्टेज लॉ को इसमें अप्लाई करेंगे। ठीक, तो हम ब्लू कलर से करंट को दिखाएंगे। मान लो जब ये जो सर्किट थी, जो स्विच थी वो क्लोज हो गई तो यहाँ से ऐसे करंट फ्लो होने लगा, ऐसे कुछ इस डायरेक्शन में यहाँ पर ऐसा। तो जो करंट था वो हमें पता है कि वो पूरे के पूरी सर्किट में आई बहेगा, राइट। क्योंकि कहीं पर भी दो पैरेलल कंपोनेंट नहीं है, सभी सीरीज में कनेक्टेड है, तो सारी के सारे सर्किट में आई जितना करंट फ्लो होगा। जब ये आई जितना करंट ये वोल्टेज से बाहर निकलेगा, ठीक है, ये जो बैटरी है वहां से बाहर निकलेगा, प्लस टर्मिनल से बाहर निकलेगा, तब उस वोल्टेज के पास बी वोल्ट जितनी एनर्जी होगी। या फिर हम ऐसे भी अज्यूम कर सकते हैं कि उस आई करंट के पास वी जितने वोल्टेज हो गए। अब जैसा ही करंट ए पॉइंट से बी पॉइंट तक ट्रैवल करेगा तो बीच में आएगा रजिस्टर। अब रजिस्टर क्या करेगा कि जो ये करंट के पास इनिशियली वी वोल्टेज था ना उसमें से थोड़ा बहुत वोल्टेज ड्रॉप करेगा, यानी उसका लॉस करेगा। तो जब भी करंट यहाँ पहुंचेगा तो उसके पास अब टोटल वोल्टेज कितना बचा, अब उसके पास कितना वोल्टेज बचा। तो इनिशियली माइनस जो ये वी आर हम करेंगे तो इनिशियली वी वोल्टेज था, अब उसमें से वी आर बात करेंगे तो इतना वोल्टेज बी पॉइंट पर करंट के पास अभी भी है। बी माइनस वी आर जितना वोल्टेज ये बी पॉइंट पर होगा। अब क्या होगा कि इतना वोल्टेज लेके वापस से करंट को कैपेसिटर में होके जाना पड़ेगा। ऐसा अज्यूम किया, ठीक है, कैपेसिटर में से डीसी करंट फ्लो नहीं होता बट हम अज्यूम कर सकते हैं कि जो ये करंट है उसको कैपेसिटर में से पास होने के लिए वीसी जितना वोल्टेज चाहिए। तो वी माइनस वी आर जितना वोल्टेज यहाँ बी पॉइंट पर था। अब क्या करेगा कि वो वीसी वोल्टेज को भी ड्रॉप करेगा, तो जो बचा था उसमें भी वीसी को बात किया। तो अब करंट के पास जब करंट फाइनली यहाँ पर पहुंचेगा, डी पॉइंट पर पहुंचेगा, तो उसके पास इतना वोल्टेज बचा होगा। बट हमें पता है कि जो ये माइनस टर्मिनल है ना वो रेफरेंस पॉइंट है, इसका मतलब कि यहाँ पर वोल्टेज होता है जीरो। तो फर्दर इसका मीनिंग ये हुआ कि जब करंट डी पर पहुंचे तब वोल्टेज होना चाहिए जीरो। तो ये इसका फिजिकल मीनिंग हो गया किरचॉफ वोल्टेज लॉ का।
तो हमारे पास जो फाइनल इक्वेशन बना वो कुछ इस तरह से बना, v इज इक्वल टू वी आर प्लस वी सी। अब इनमें से हमें वी आर ही चाहिए, तो वी आर को कॉमन बना देगा, तो वी आर इज इक्वल टू क्या होगा, वी माइनस वी सी। अब ये जो V है ना, वो बैटरी का वोल्टेज है, वो ऑलवेज कांस्टेंट रहेगा, तो बैटरी का वोल्टेज बदलता नहीं है टाइम के साथ। बट जो कैपेसिटर का वोल्टेज है वो टाइम के साथ बदलता है, वो हमें पता है कि जब भी कोई कैपेसिटर को चार्जिंग स्टेट में लाया जाए, और ऐसे भी बोल सकते हैं कि जब भी कैपेसिटर को चार्ज किया जाए तो उसमें जो वोल्टेज है वो कुछ इस तरह से बदलता है, टाइम के साथ वेरी करते हैं। वी नॉट वन माइनस टी रेस टू माइनस टी बाई आर सी। तो जब भी कोई कैपेसिटर को चार्ज किया जाता है तो उसके अक्रॉस वोल्टेज है वो धीरे धीरे ऐसे बढ़ते जाते हैं, एन एक समय ऐसा आएगा कि वो जीरो हो जाएगा, उसका जो अ, बढ़ने का रेट है वो जीरो हो जाएगा। तो ऐसा हमारा आंसर आ गया। एंड जो फाइनल टी इज इक्वल टू इन्फिनिटी पे जो वोल्टेज बचेगा वो वी जीरो जितना बचेगा, तो ये कैपेसिटर के अक्रॉस का वोल्टेज आ गया। इसको हम यहाँ पर पुट करेंगे तो हमारे पास जो रजिस्टर के अक्रॉस वोल्टेज आया वो आया बैटरी का वोल्टेज माइनस कैपेसिटर का वोल्टेज, जो कि गिवन है वी जीरो वन माइनस ई रेस टू माइनस टी अपॉन आर सी। अब ये वी जीरो है ना, वो क्या होगा, वी जीरो होगा हमारा बैटरी का वोल्टेज। क्यों, क्योंकि एक सर्किट में देख लो, धीरे धीरे से करंट किसे अपना वोल्टेज दे रहा है। देखो करंट के पास कितना वोल्टेज था, वी वोल्टेज था कि नहीं। अब धीरे धीरे वो इस कैपेसिटर की इस प्लेट पे जमा हो रहा है यहाँ पर, तो धीरे धीरे यहाँ पर जमा हो रहा है, तो उसके पास एट द एंड कितने वोल्टेज टोटल बचने चाहिए, तो ये बैटरी के वोल्टेज धीरे धीरे बचने चाहिए। यानी कि जब t इज इक्वल टू इन्फिनिटी होगा तब ये कैपेसिटर के वोल्टेज, ये बैटरी के वोल्टेज जितने हो गए होंगे। इक्वेशन, ये वाले इक्वेशन से भी हम देख सकते हैं। तो यहाँ पर हम वी जीरो की बजाय हम वी भी लिख सकते हैं। तो देखो फाइनल थोड़ा सा सिंप्लीफाई करते हैं, तो ये v माइनस वी प्लस वी ई रेस टू टी माइनस आर सी। तो ए वी से भी कैंसिल हो गया, हमारे पास बचा वी ई रेस टू माइनस टी बाई आर सी। तो देखो ये वोल्टेज अक्रॉस रेजिस्टेंस टाइम के साथ क्या हो रहा है, कट रहे हैं ना। देखो जैसे हम इसमें टाइम की वैल्यू बढ़ाते जाएंगे, क्योंकि टाइम हमेशा इंक्रीमेंट ऑर्डर में ही चलता है, तो टाइम की वैल्यू बढ़ाते जाएंगे तो एक्सपोनेंशियली बढ़ता जाएगा, बट इनवर्स में बढ़ेगा, राइट। ये डिनोमिनेटर में बढ़ेगा, एंड ये जो वोल्टेज की वैल्यू है उसको डाउन करेगा। तो इस कौन से ऑप्शन में ये वाला ऑप्शन डिक्रीजिंग, ये वाला ऑप्शन डिक्रीज। तो फाइनल आंसर ऑफ द क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर बी, डिक्रीजिंग। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक।